नमस्कार साथियों, फर्स्ट नंबर टॉपिक देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। सेकेंड नंबर ऐतिहासिक ग्रंथ है, तीसरा नंबर विदेशियों का विवरण और चौथा नंबर है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। भारतीय का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता को महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों को हम पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने के वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, विश्वामित्र द्वारा रचित है। ये तीसरे मंडल में मिलता है। 9वें मंडल देवता सोम का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चातुर्य वर्ण और समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद से ही मिलती है। वह भी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में है। 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त में है चातुर्य वर्ण और समाज की कल्पना, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों, स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य और विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। धर्म सूत्र के 4 प्रमुख जाति की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों, ठीक है, ये 4। वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कहाँ से? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास का साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अथर्वयु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। यह गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहा जाता है। और यजुर्वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यह आपको याद रखना है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सांप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि, मात्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है अथर्ववेद में। याद रखिएगा आपको, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, जादू टोना, वशीकरण, प्रेम, विवाह, अनुसंधान, औषधि, ये सब अथर्ववेद में है। इसमें वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। इसमें कुछ बात करें, इसमें कुछ सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। और सबसे नया का वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। और वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वे कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। और भारतीय इतिहास
कथाओं का सबसे अच्छा भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोहमर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मृत, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भगवान से ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। कुछ पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण जो मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण जो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, और वायु पुराण जो गुप्त वंश से संबंधित है। और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण दोस्तों सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, जो नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिससे महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र उनके कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र से दोस्तों मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं संस्कृत साहित्य में इतिहास घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। ये राजतरंगिणी कल्हण की पुस्तक है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। दोस्तों अरबों की सिंध विजय का वृतांत हमें चचनामा में मिलती है, और इसके लेखक हैं अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी दोस्तों पाणिनि के द्वारा संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी, और इसके लेखक पाणिनि है। इससे दोस्तों मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्योगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यवन आक्रमण का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? कात्यायन की गार्गी संहिता, जो एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। दोस्तों पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? तो शुंग पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनमें महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से दोस्तों शुंगों के इतिहास का पता चलता है हमें महाभाष्य से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली कुछ प्रमुख जानकारी। तो विदेशी यात्री जैसे यूनान के रोमन लेखक टॉलियस, टेसियस और हेरोडोटस। बात करते हैं टेसियस की, तो यह ईरान का राजवेद था। याद रखना है आपको, टेसियस था। दोस्तों भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने का कारण अविश्वसनीय है। उसके बाद आता है हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखी। हिस्टोरिका हेरोडोटस याद रखना है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में वर्णन है। भारत फारस के संबंध कौन से पुस्तक में? तो हेरोडोटस ने लिखा। हिस्टोरिका पुस्तक में भारत फारस के संबंध में वर्णन है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे सिकंदर।
सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, आस्ट्रियकस और आस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन था? निरियाकस था, आनिस्क्रिटस था और आस्टिबुलस था। उसके बाद देखें मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आपको मेगास्थनीज याद रखना है। दोस्तों यह चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था मेगास्थनीज। इसने अपनी पुस्तक इंडिका मौर्य युगीन समाज संस्कृति के विषय में लिखा है। मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी हमें इंडिका पुस्तक में मिलती है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसिस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था। डायनोसिस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राजदरबार में आया था। उसके बाद है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी दूसरी शताब्दी में? तो टॉलमी ने। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी ने लिखी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक, इसमें क्या है तो भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद है पेरिपल्स ऑफ द इर्थेरियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इर्थेरियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। दोस्तों इसने उस समय भारत के बंदरगाहों, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। पेरिपल्स ऑफ द इर्थेरियन सी, ठीक है, करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसके बाद हम देखेंगे चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक फाहियान, संयुगन, हुएनसांग और भी जैसे फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान चीनी यात्री था, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। फाहियान ने इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है फाहियान। उसके बाद है संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा एवं बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। हुएनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कपिसा में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है। हुएनसांग की भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र। इत्सिंग दोस्तों ये भी चीनी यात्री था। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक अल-बरूनी कौन है? तो याद रखना है पहले आपको, अरबी लेखक है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज है।
जो भी आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसने राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर प्रकाश डाला गया है। अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद में। कुछ अन्य लेखक की बात करें जैसे तारानाथ, मार्को पोलो। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। यह तंगयुंगर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन से यह उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब हम लोग देखिए लेखक के बारे में देख लिए। अब देखेंगे स्रोत पुरातत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से पुरातत्व संबंधी से साक्ष्य से मिलने वाली कुछ जानकारी। जैसे 1400 ईस्वी अभिलेख बुगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नातस्य, अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। उसके बाद मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पे हुआ? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगोरा अभिलेख है।